हेलो बच्चों, मेरा नाम है आर के शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आर के सर। यहाँ पर जो फिजिक्स आपको मिलने वाली है ये उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बनने का सपना देखते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल सिलेबस मिलने वाला है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको सारी कुछ चीज़ें मिलने वाली है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक होता है, स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको कूलम्ब्स फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके और बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। ये कंटिन्यू चलता रहेगा आगे, ठीक है बेटा। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा उस चीज़ के बारे में कि सर ये वाले पार्ट समझ में नहीं आया। मैं आपको जरूर उस चीज़ के बारे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। उस लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था चार्जिंग वाला मेथड, चार्जिंग के किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, चार्जिंग पढ़ा। चार्जिंग, चलो इसको है ना थोड़ा साइड में यहां पर लिख लेते हैं, चार्जिंग पढ़ा। चार्जिंग चार्जिंग में मेनली क्या होता है कि एक बॉडी से कोई चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर को हम चार्ज कहा मेथड कहते हैं, चार्जिंग मेथड कहते हैं। इसका जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा है बेटा, फर्स्ट मेथड पढ़ा था बेटा हमने फ्रिक्शन मेथड पढ़ा। फ्रिक्शन फर्स्ट जो मेथड था वो था मेरे बेटा फ्रिक्शन। सेकंड मेथड जो चार्जिंग का पढ़ा है बेटा वो था कंडक्शन। और लास्ट वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था और चार्जिंग का भी जो लास्ट टॉपिक है वो है मेरे बेटा इंडक्शन। इंडक्शन पढ़ा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, है ना। कुछ चीजें अभी रह गई हैं, उनको और डिटेल में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आगे फर्दर टॉपिक्स में वो यूज होने वाली हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे बेटा। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस मेथड को फ्रिक्शन मेथड कहा जाता है। और जो फ्रिक्शन मेथड है वो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए पॉसिबल होता है। इस बात को भी बड़े अच्छे से ध्यान से रखिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए पॉसिबल होता है, ठीक है बेटा। और कंडक्शन में क्या पढ़ा था मेरे बेटा, हम जब भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना हो जाए, जब तक बराबर ना हो जाए दोनों का। क्लियर है बेटा। ये कंडक्शन मेथड में पढ़ा था और याद रखिएगा कंडक्शन पॉसिबल ओनली फॉर कंडक्टिंग बॉडीज। कंडक्शन पॉसिबल ओनली फॉर कंडक्टिंग बॉडीज। एंड लास्ट टॉपिक था बेटा इंडक्शन मेथड। इस इंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं मेरे बेटा, बड़े ध्यान से समझिएगा कि कोई एक चार्ज्ड बॉडी लेते हैं, ये कोई एक चार्ज्ड बॉडी है, इसको इंड्यूसर बोलते हैं। ये एक चार्ज बॉडी है और इसको एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास में रखे रखते हैं। तो ये अनचार्ज बॉडी में क्या होता है मेरे बेटा, पोलराइजेशन होता है। अनचार्ज बॉडी में क्या होता है मेरे बेटा, पोलराइजेशन होता है। और इस पोलराइजेशन की वजह से हम इसको अर्थ कर देते हैं और अर्थ की वजह से इस पर एक स्पेसिफिक चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस मेथड को क्या कहा जाता था मेरे बेटा, इंडक्शन मेथड कहते थे, ठीक है बच्चे। आज इंडक्शन मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, इज इट पॉसिबल when a charged body attract to the neutral body, क्या ऐसा हो सकता है बेटा? क्वेश्चन समझिएगा बड़े ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है क्या ये पॉसिबल है कि एक चार्ज्ड बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। चलो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है बेटा।
और ये कोई एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है मेरे बेटा? एक न्यूट्रल बॉडी है। इस बॉडी का चार्ज की वजह से इस बॉडी में क्या होगा मेरे बेटा? पोलराइजेशन होगा। क्या होने वाला है मेरे बेटा? पोलराइजेशन। और यहाँ पर क्या होगा मेरे बेटा? पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। इस साइड क्या चला जाएगा मेरे बेटा? पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो आप क्या देखते हैं यहाँ क्या होगा मेरे बेटा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। और यहाँ क्या होगा मेरे बेटा? रिपल्शन। क्या होगा मेरे बेटा? रिपल्शन होने वाला है। तो आप क्या देखते हैं मेरे बेटा? अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा मेरे बेटा? रिपल्शन से होगा। अट्रैक्शन ग्रेटर देन किससे होगा मेरे बेटा? रिपल्शन से। तो आप आंसर क्या देंगे मेरे बच्चे? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या दो सेम, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कि सेम नेचर के चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है कि दो सेम नेचर की बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें? सेम नेचर की बॉडी, क्या ये पॉसिबल है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें? कि इज इट पॉसिबल, is it possible when two bodies of same nature attract each other, क्या ऐसा हो सकता है मेरे बेटा? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यदि एक बॉडी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू द दूसरी बॉडी के, इसका मतलब दोनों बॉडी में लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दो सेम नेचर की बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। सेम नेचर की बॉडी एक दूसरे को क्या कर सकती है मेरे बेटा? अट्रैक्ट कर सकती हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किसकी रीजन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर का रीजन क्या है? कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। यदि सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बॉडी सेम नेचर का हो तो ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। क्लियर मेरे बेटा? आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चे। उम्मीद है यहां तक जो भी चीजें आपको सिखाई गई हैं वो आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। और ठीक है बेटा, तो चलिए आगे पढ़ते हैं मेरे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे बेटा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी। देखिए, चार्ज जो डेंसिटी होती है वो तीन टाइप की होती है। वैसे 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, बस 11th क्लास में और 12th क्लास में एक फर्क ये होता है कि वहां पर आपने मास डेंसिटी पढ़ा है, यहाँ आप चार्ज डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो जो फर्स्ट होता है मेरे बेटा, जो फर्स्ट चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है मेरे बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा कि कोई एक लाइन है मेरे बेटा, कोई एक लाइन है जिसकी लेंथ मेरे बेटा L दी हुई है, जिसके ऊपर चार्ज है वो Q है। जिसके ऊपर चार्ज कितना है मेरे बेटा? Q। तो इसकी चार्ज की डेंसिटी कितनी हुई? डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा देयर इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होगा मेरे बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर यूनिफॉर्म। यहां पर क्या लिखेंगे मेरे बेटा? फॉर यूनिफॉर्म के लिए, फॉर यूनिफॉर्म के लिए। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, कभी आपको यह भी कह सकता है कि कोई एक वायर है उस पर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में कैसे डील करेंगे मेरे बेटा? उस केस में हम डील करेंगे बेटा एलिमेंट के प्रोसीजर बनाकर। ध्यान से समझिएगा, उसमें हम कैसे लेंगे बेटा कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं इस वायर का, जिस एलिमेंट की लेंथ है मेरे बेटा dx,
और यदि एलिमेंट बहुत छोटा है तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा मेरे बेटा, डी क्यू होगा। चार्ज कितना होगा बेटा, डी क्यू। अब जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी मेरे बेटा, डी क्यू अपॉन में क्या आएगा मेरे बेटा, डी एक्स आएगा। डी क्यू अपॉन में क्या आएगा मेरे बेटा, डी एक्स आएगा। ध्यान से समझिएगा। तो डी क्यू किसके बराबर आएगा मेरे बेटा, चार्ज किसके बराबर आएगा, डी क्यू बराबर क्या आएगा, लेमडा इंटू क्या आएगा मेरे बेटा, डी एक्स आएगा। लैम्डा इंटू क्या आएगा मेरे बच्चे, dx आएगा। यदि इस वायर की लेंथ यहां पर x की वैल्यू में 0 मान लेता हूं और यहां x की वैल्यू में l मान लेता हूं, क्लियर मेरे बेटा। यदि यहां पर x की वैल्यू 0 है और यहां x की वैल्यू क्या है मेरे बेटा, l दी हुई है, तो मुझे यदि मुझे नेट चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dq देयर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या आएगा मेरे बेटा, dx। यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा, इनिशियल लेंथ, और यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा, फाइनल लेंथ। यहां पर क्या आएगा, इनिशियल चार्ज, और यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा, फाइनल चार्ज। आगे समझिएगा। इफ एट x इक्वल टू 0 पर चार्ज भी कितना होगा मेरे बेटा, 0 ही होगा। चार्ज भी कितना होगा मेरे बेटा, 0 ही होने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो फिर यहां पर लिमिट्स क्या आएंगी, 0 टू q। यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा, dq देयर इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटा, 0। और यहाँ पर x बराबर क्या है मेरे बेटा, l। कहां तक जाएगी ये, l तक जाएगी। तो यहाँ पर x f बराबर क्या है, l। तो यहाँ पर क्या आएगा, l, और ये क्या आ गया मेरे बेटा, लेमडा इंटू क्या आ गया, dx आ गया। dq का इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, q। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आया मेरे बेटा चार्ज कैलकुलेट करने का, लेमडा इंटू dx। और 0 टू क्या लिख सकता हूं मेरे बेटा, l लिख सकते हैं। 0 टू क्या लिख सकता हूं मेरे बेटा, L लिख सकते हैं। इसकी यूनिट्स क्या होंगी मेरे बेटा, SI यूनिट क्या होगी, चार्ज डेंसिटी की SI यूनिट या फिर MKS यूनिट, SI यूनिट या फिर MKS यूनिट, कूलाम पर मीटर इसकी क्या होगी मेरे बेटा, यूनिट होगी। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कूलाम पर मीटर इसकी क्या होने वाली है मेरे बेटा, यूनिट होने वाली है। चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, कि बड़े ध्यान से समझिएगा कि कोई एक वायर है, कोई एक चार्ज्ड वायर है जिस पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी लेंथ दे रखी है मेरे बेटा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, और इसमें डेंसिटी दे रखी है मेरे बेटा अल्फा x की पावर 3 दी हुई है मेरे बेटा, कूलाम पर मीटर ये दी हुई है मेरे बच्चे, कूलाम पर मीटर। वो कह रहा है कि नेट चार्ज कैलकुलेट करके बताइए इस वायर के ऊपर नेट चार्ज कितना है। तो Q इक्वल टू कितना आएगा मेरे बेटा, Q इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर लिखते हैं लेमडा इंटू डी एक्स, और लिमिट्स क्या है मेरे बेटा, 0 टू L। लिमिट्स क्या है मेरे बेटा, 0 टू L लिमिट्स ले ली। तो यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा, ध्यान से समझिएगा, लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा x की पावर 3 इंटू क्या आ गया मेरे बेटा, dx। और यहां पर क्या लिखूंगा, 0 टू L, अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे बेटा, x की पावर 4 अपॉन में 4। और यहां पर कितना आ गया मेरे बेटा, 0 टू L, अल्फा बाई 4। और यहां पर क्या आएगा, L की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। तो भैया Q इक्वल टू आंसर क्या आ गया मेरे बेटा, 1/4। और यहां पर क्या आ गया, अल्फा L की पावर क्या आ गया मेरे बेटा, 4 आ गया। इतना टोटल चार्ज होगा इस वायर के पास, यदि उसकी लेंथ कितनी है मेरे बेटा, L लेंथ का वायर है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होने वाला है मेरे बेटा, Q इक्वल टू 1/4 अल्फा L की पावर 4। क्लियर बेटा, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड जो डेंसिटी है मेरे बेटा, सेकंड जो डेंसिटी है वो है मेरे बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चे, रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई ये एक सरफेस है, क्लियर बेटा, कोई भी एक सरफेस है जिस पर मेरे बेटा Q चार्ज है, जिस पर क्या है मेरे बेटा, Q चार्ज है, जिसका एरिया कितना दे रखा है मेरे बेटा, A दिया हुआ है।
सो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, सिग्मा इक्वल टू क्या लिखूंगा मेरे बेटा, क्यू बाई ए लिखेंगे। फोर यूनिफॉर्म एंड फोर नॉन यूनिफॉर्म कितना आएगा मेरे बेटा, डी क्यू अपॉन में क्या लिखूंगा मेरे बेटा, डी ए लिखा जाएगा। सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, डी क्यू अपॉन में क्या आ गया मेरे बेटा, डी ए आ गया। ठीक है, फोर नॉन यूनिफॉर्म। इसके एसआई यूनिट क्या हो गया मेरे बेटा, एसआई यूनिट क्या होने वाली है, कूलाम पर मीटर का स्क्वायर, इसके एसआई यूनिट होने वाली है कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होने वाला है इससे रिलेटेड। चलिए बेटा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है। आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाए इस वजह से मैं पॉज करके क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस 3 मीटर एंड 4 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर दो रेडियस दे रखे हैं बेटा, है ना, आर चार्ज्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। दो कंडक्टिंग स्पेयर हैं। पहले का रेडियस मेरे बेटा 3 मीटर है, दूसरे का रेडियस मेरे बेटा 4 मीटर है। दोनों को क्यू क्यू चार्ज से चार्ज किया गया है, मतलब दोनों का चार्ज कितना है मेरे बेटा, सेम है। वो कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो बताना है बेटा। क्या बताना है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो बताना है। ध्यान समझिएगा बेटा, फॉर्मूला क्या है आपके पास, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में ए, देयर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एरिया कितना होता है स्पेयर का मेरे बेटा, 4 पाई आर का स्क्वायर। उसने कहा है ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, ये क्या है मेरे बेटा, कांस्टेंट है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हुआ मेरे बेटा, रेडियस के स्क्वायर के। सो सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 देयर इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटा, R2 अपॉन में R1 का होल का स्क्वायर। R2 अपॉन में क्या आएगा मेरे बेटा, R1 का होल का स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे बेटा, 4, और R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, उसका भी क्या कर दूं, स्क्वायर। सो सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 कितना आएगा बेटा, 16/9। रेशियो कितना आ गया मेरे बेटा, 16/9। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो कह रहा है कि दो कंडक्टिंग स्पेयर हैं, दोनों को इक्वल अमाउंट का चार्ज दिया गया और चार्ज किया गया है। एक का रेडियस 3 मीटर है, दूसरे का रेडियस 4 मीटर है। अब बताइए कि इनकी डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा, और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है मेरे बेटा, रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो बड़े आसानी से आ गया कि दोनों की चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या आ गया, 16/9 आ गया बेटा। क्या आ गया मेरे बेटा, 16/9। तो थर्ड चलते हैं मेरे बेटा डेंसिटी के ऊपर, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ध्यान से समझिएगा मेरे बेटा, कोई क्यूबिकल बॉडी है जिसका हम वॉल्यूम ले सकते हैं, कोई भी बॉडी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम के केस में क्या होगी, डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द रो। तो रो बराबर क्या आएगा मेरे बेटा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या आएगा मेरे बेटा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड नॉन यूनिफॉर्मली के लिए क्या आएगा, डी क्यू अपॉन में क्या आ गया मेरे बेटा, डीवी के बराबर। डी क्यू अपॉन में क्या आ गया मेरे बच्चे, डीवी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी मेरे बेटा, कूलाम पर मीटर की क्यूब। इसकी क्या होने वाली है मेरे बेटा, एसआई यूनिट कूलाम पर मीटर की क्यूब। 3 तरह की डेंसिटी होती हैं, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। दो मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया है आपके साथ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उसका बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उसके बेसिक क्वेश्चंस किस किस तरह के होते हैं। और अब लास्ट वन है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं आपके लिए, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं, आसान होगा सॉल्यूशन भी। वो कह रहा है एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर है। क्या है मेरे बेटा, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर है। ये कोई एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑफ रेडियस कैपिटल आर,
जिसका रेडियस कितना है मेरे बेटा, कैपिटल आर है, ऑफ रेडियस कैपिटल है, चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ, वो कह रहा है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है कि रोहो इक्वल टू रोहो नॉट अपॉन में आर दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड ऑफ स्पेयर, स्पेयर आर से सेंटर है। अब कह रहा है कैलकुलेट द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्पेयर, टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, इस स्पेयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए समझिएगा मेरे बच्चे ध्यान से, वो कह रहा है इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, पूरे पर है, ठीक है बेटा। इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये ले लिया मेरे बेटा एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट का जो रेडियस है, इस एलिमेंट का रेडियस क्या है मेरे बेटा, इस एलिमेंट का रेडियस है स्मॉल आर, एलिमेंट का रेडियस क्या है मेरे बेटा, स्मॉल आर रेडियस है, ध्यान से समझिएगा। और इस एलिमेंट की जो विड्थ है, ये जो मोटाई है, ये है मेरे बेटा डी आर, एलिमेंट की मोटाई कितनी है मेरे बेटा, डी आर है। तो चलिए इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है मेरे बेटा, डी क्यू, एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है मेरे बेटा, डी क्यू, देयर इज इक्वल टू कितना आएगा, रोहो इंटू क्या लिख दो मेरे बेटा, डीवी, डी क्यू क्या है मेरे बेटा, डी क्यू क्या चीज है, चार्ज ऑन द एलिमेंट, चार्ज ऑन द एलिमेंट है डी क्यू, चार्ज ऑन द एलिमेंट। अब इसका देखते हैं वॉल्यूम क्या आएगा मेरे बेटा, वॉल्यूम क्या आएगा मेरे बेटा, 4 पाई आर का स्क्वायर, एरिया हो गया मेरे बेटा इनटू मेरे बेटा डी आर, ये क्या हो गया मेरे बच्चे, वॉल्यूम बन गया, एरिया इनटू विड्थ क्या बन गया मेरे बच्चे, वॉल्यूम बन गया, ठीक है। रो बराबर क्या दिया हुआ है मेरे बेटा, रो नॉट अपॉन में आर, ये गिवन है यहां पर, मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, 4 पाई आर का स्क्वायर इनटू क्या है मेरे बेटा, डी आर, आर से एक आर कैंसिल हो गया, सो डी क्यू बराबर क्या आएगा मेरे बेटा, डी क्यू इक्वल टू आएगा 4 पाई रोहो नॉट आर इंटू क्या आ गया मेरे बच्चे, डी आर आ गया, ये आ गया। एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, एलिमेंट के ऊपर चार्ज है डी क्यू इक्वल टू 4 पाई रोहो नॉट आर इंटू डी आर। अब ध्यान से समझिएगा मेरे बेटा, आर इंटू डी आर, ध्यान से। अब मुझे नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है मेरे बेटा, नेट चार्ज कैलकुलेट करना है। तो क्या करूंगा मेरे बेटा, डी क्यू का किया इंटीग्रेशन, देयर इज इक्वल टू 4 पाई रोह नॉट तो है कांस्टेंट, बाहर ले लिया, और ये स्पेयर कहां से कहां तक फैला हुआ है, 0 से आर तक फैला हुआ है, और यहां पर कितना आ गया मेरे बेटा, आर इंटू डी आर। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को देख लिया होगा। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा आगे, मुझे नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा मेरे बेटा, अब यहां पर क्या आने वाला है मेरे बेटा, 4 पाई रो नॉट, आर की पावर कितना है 1, तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर की पावर 2 अपॉन में 2, और यहां पर कितना आ गया मेरे बेटा, 0 टू आर आ गया, आर की पावर 2 अपॉन में 2 क्या आ गया मेरे बेटा, 0 टू आर आ गया। तो क्या आएगा आंसर मेरे बेटा, 4 पाई रोहो नॉट अपॉन में 2 तो ले लिया बाहर, यहां पर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, आर का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 0। जिन बच्चों को नहीं पता है, पहले ये वाली फाइनल लिमिट रखी जाती है, फिर उसके बाद क्या होती है, इनिशियल लिमिट, और माइनस का साइन आता है। 2 से मेरे बेटा 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2 पाई, इट्स नॉट 2 पाई रोहो नॉट इंटू क्या आ गया मेरे बेटा, आर का स्क्वायर, ये चार्ज आ गया इस पूरे स्पेयर पर, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैलकुलेट हो रहा हो, क्या आ गया, वो क्या आया मेरे बेटा, Q इक्वल टू 2 पाई रोहो नॉट आर का स्क्वायर। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख देता हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए बेटा,
क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार मैं रीड कर देता हूं आपके लिए इसको। वो कह रहा है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, एंड ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। आगे पढ़ते हैं। चार्ज्ड विद इक्वल अमाउंट, मतलब इसको भी क्यू चार्ज दिया गया है और इसको भी मेरे बेटा क्यू चार्ज दिया गया है, ठीक है। इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इज सिग्मा, यदि इसकी डेंसिटी मेरे बेटा सिग्मा दी हुई है तो बताना है, तो उसने कहा कैलकुलेट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताइए नॉन कंडक्टिंग की, ठीक है बेटा। क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक कंडक्टिंग स्फीयर है और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज ऑन कंडक्टिंग इक्वल टू चार्ज ऑन नॉन कंडक्टिंग। वो कह रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों को इक्वल चार्ज दिया गया है, एक की डेंसिटी गिवन है, दूसरे की बतानी है, ठीक है बेटा। कंडक्टिंग की क्या दी हुई है मेरे बेटा, सिग्मा दे रखी है, तो सिग्मा बराबर चार्ज बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू क्या आएगा मेरे बेटा एरिया ए। और नॉन कंडक्टिंग की निकालनी है तो क्या आएगा, रो इंटू क्या आएगा मेरे बेटा वॉल्यूम वी। रो इंटू क्या आएगा मेरे बेटा वॉल्यूम वी आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है मेरे बच्चे, रो दे रखी है, उसने कहा है ना। यहां पर ध्यान दीजिए वॉल्यूम चार्ज पूछा है इसलिए मैंने यहां पर रो लिखा है, ठीक है बेटा। तो इस पेयर का क्या आएगा मेरे बेटा, इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर एरिया आ गया, और वॉल्यूम कितना आएगा मेरे बेटा 4/3 पाई, और यहां पर क्या आएगा मेरे बेटा कैपिटल आर की पावर 3। बेटा 4 पाई से कैंसिल हो गया 4 पाई, सही है। तो रो इक्वल टू कितना आएगा मेरे बेटा 3 सिग्मा अपॉन में क्या आएगा मेरे बेटा आर की पावर 3, और यहां पर क्या आएगा आर का स्क्वायर। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई मेरे बेटा नॉन कंडक्टिंग की, 3 सिग्मा आर का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर की पावर 3। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। देखिए आज का जो लेक्चर था मेनली बेसिक क्या था कि लेक्चर 1 का ही कंटिन्यू वाला पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, है ना। जो कुछ चीजें जो लेक्चर नंबर 1 में नहीं हुई थी कवर, वो लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट कवर हो चुकी हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हमने लगभग सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद की जो लेक्चर होने वाला है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले हम फोर्सेस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, जिसको हम कूलाम फोर्स भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर देने को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने फ्रेंड के साथ जो चाहते हैं कि वो बिल्कुल बेसिक सीखें पहले और फिर आगे और अच्छे से स्टैंडर्ड की चीज़ें सॉल्व करें, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आगे, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।